वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो होने वाला है जीएनएम फर्स्ट ईयर बिहेवियर साइंस का वीडियो नंबर 28वां है। इससे पहले अगर आप 27 वीडियो तक नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए, क्योंकि आपका हर एक जो है वीडियो एकदम परफेक्ट है, एकदम जो है आपको प्रश्न करना ही चाहिए। क्योंकि माय डियर, अगर आप खूब ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं तो इतना ज़रूर पढ़िए कि आगे जॉब में और साथ में आपको अभी जो भी है फर्स्ट ईयर में आपके काम दे, समझ गए। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। वीडियो नंबर 28वां है बिहेवियर साइंस, जिसमें आपका साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों आता है। चलिए हम जीएनएम फर्स्ट ईयर आज देखते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, कहता है व्हाट इज परसेप्शन। परसेप्शन मतलब होता है धारणा, समझ गए। धारणा मीन्स कहा जाए कि आपके अंदर एक ऐसा, जैसे देखिए परसेप्शन मतलब अवबोधन या प्रतिरक्षण या प्रत्यक्ष बोध। आप किसी भी चीज़ का, आपको ज्ञान के प्राप्ति कैसे होता है किसी भी चीज़ का, तो वह प्रत्यक्ष बोध से ही होता है, समझ गए। यह एक मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है। जैसे हमारे सामने कोई वस्तु हो, कोई सामान हो, कोई भी चीज़ हो, हमारे सामने आता है तो उसको हम कैसे पहचान लेते हैं कि यह फलाना चीज़ है। लेकिन कभी कभी हमारा जो है इसमें गड़बड़ भी हो जाता है पहचान में, हम उसके जानकारी में या उसको ज्ञान। देखिए परसेप्शन का मतलब होता है कि छवि, आप किसी चीज़ के छवि को गलत तरीके से बोध कर पा रहे हैं या सही तरीके से बोध कर पा रहे हैं, समझ गए। अगर आपके अंदर जानकारी सही है मीन्स आप बोध करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, समझ गए। अगर आपको बोध करने में दिक्कत है मतलब भ्रम की स्थिति है, समझ गए, भ्रांतियां हैं आपके अंदर, तो वह एक समस्या है। लेकिन प्रत्यक्ष बोध एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भी वस्तु, विषय वस्तु को, किसी भी चीज़ को जो है हम आराम से क्या करते हैं, बोध कर पाते हैं, उससे पहचान पाते हैं, उससे जो है हम लोग डिटर्मिनेंट कर पाते हैं। तो यही हमारा अवबोधन, प्रत्यक्षीकरण या फिर प्रत्यक्ष बोध होता है, समझ गए। अब इस चीज़ को हमको समझना है, तो आपको समझने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि परसेप्शन को समझना पड़ेगा। माय डियर, परसेप्शन जो है यह हमारा एक समाज में होने वाला चीज़ें हैं। जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अपने समाज में रहता है। जिस भी व्यक्ति मनुष्य अपने समाज में रहता है वहाँ पे अनेक प्रकार के स्टिमुलेट, उद्दीपक होते हैं। उद्दीपक कहने का मतलब है कि कोई भी विषय वस्तु, यहाँ तक कि कोई आदमी भी हो सकता है स्टिमुलेट के अंदर। तो स्टिमुलेट का मतलब होता है कि वे चीज़ें जो आपको अपने ओर अट्रैक्ट करे, अपने ओर खींचे, समझ गए, वही उद्दीपक होता है। अब उसमें कोई वस्तु हो सकता है, कोई सामान, कोई आदमी, कुछ भी हो सकता है, समझ गए। तो यह व्यक्ति के आसपास उद्दीपक महसूस होता ही है। जो मनुष्य अपने वातावरण में रहते हैं उस वातावरण में अनेकों जो है आपको उद्दीपक मिल जाएंगे, उपस्थित होते हैं, समझ गए। प्रत्यक्षीकरण एक मानसिक क्रिया है। प्रत्यक्षीकरण यह एक मानसिक क्रिया है, मन में होने वाली क्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य उन सभी उद्दीपक, उन सभी जो है सामानों को तत्कालिक एवं सार्थक ज्ञान प्राप्त होता है, समझ गए। परसेप्शन एक जरिया है जिससे व्यक्ति को किसी भी उद्दीपक के बारे में ज्ञान का एहसास होता है, जानकारी का जो है जानकारी प्राप्त होता है कि हाँ फलाना चीज़ है। जैसे सामने कुर्सी रखा है तो हम कुर्सी, सामान तो देख रहे हैं कि हाँ फलाना कुर्सी है, लेकिन हमें जानकारी किस चीज़ के बारे में हो रहा है, कुर्सी के बारे में। तो हम समझ रहे हैं चीज़ों को, तब तो हम कुर्सी ज्ञात कर पा रहे हैं ना। अगर हमें इस कुर्सी को पहचानने में दिक्कत है मतलब हमारा बोध करने की क्षमता में गड़बड़ी है, समझ गए। सामने किसी चीज़ को पहचानने में जो है धारणा कर मतलब धारण करने में ही प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो परसेप्शन गड़बड़ी हो जाता है, समझ गए। तो यही चीज़ें हैं, कहता है कि प्रतिरक्षीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य के इन उद्दीपकों के तत्कालिक और सार्थक ज्ञान प्राप्ति होता है इस परसेप्शन के जरिए, जिससे व्यक्ति को किसी विषय किसी चीज़ के बारे में जानकारी मिलता है। यह प्रक्रिया संवेदना से भिन्न है। अब ये जो प्रोसेस होता है यह संवेदना, सेंस से अलग होता है। मतलब परसेप्शन जो है ऐसा नहीं है कि यह सेंसरी सेंस होता है, यह सेंस से भिन्न होता है, सेंस संवेदना से भिन्न होता है, सेंसेशन से भिन्न होता है। इसमें व्यक्ति को न केवल उद्दीपकों का परिचय प्राप्त होता है अपितु उसके विषय में ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें व्यक्ति का जो है सिर्फ और सिर्फ जो है हम जान गए कि हाँ ये कुर्सी है, तो हम ये भी तो जानते हैं कि हाँ ये कुर्सी किस चीज़ के लिए काम में आता है, हम जानते हैं ना। तो
ये परिचय तो प्राप्त होता ही है कि हाँ सामने कुर्सी रखा है, लेकिन साथ में उसके बारे में, उसके विषय के बारे में हमें ज्ञान भी प्राप्त होता है कि हाँ इस कुर्सी के किस काम आता है, कुर्सी किस काम की है। तो मतलब उसका परिचय तो हम जान गए कि हाँ ये कुर्सी सामने रखा है, पहचान लिए, बोध हो गया। लेकिन उसके बारे में विषय वस्तु का भी ज्ञान हमें हमारा परसेप्शन ही बताता है कि हाँ ये कुर्सी है तो हम इस पर बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, बैठने का काम है, समझ गए। तो यही हमारा परसेप्शन होता है। यानी ओवरऑल कहा जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने आसपास वातावरण में है तो वहाँ वातावरण में अनेकों उद्दीपक जो है उपस्थित होते हैं, समझ गए। चूंकि प्रत्यक्षीकरण एक आपका मानसिक प्रक्रिया है, तो इसमें जो भी उद्दीपक मनुष्य के द्वारा, जो भी उद्दीपक सामने आता है, उस उद्दीपक के बारे में मनुष्य को तत्कालिक मतलब उसी समय एट ए टाइम साथ में सार्थक मीनिंगफुल ज्ञान की प्राप्ति होती है, समझ गए। यह प्रक्रिया संवेदना से भिन्न है, यह सेंसेशन से भिन्न है, मतलब संवेदनाओं से भिन्न है। इसमें व्यक्ति को न केवल किसी चीज़ के बारे में परिचय इंट्रोडक्शन होता है, बल्कि उसके विषय के बारे में ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, और यही हमारा परसेप्शन होता है। तो परसेप्शन किसी भी चीज़ के बारे में हमें डिटेल से जो है पता कराता है कि हाँ फलाना चीज़ है, फलाने चीज़ के काम के लिए चीज़ होता है, तो ही हमारा परसेप्शन हो जाता है, समझ गए। चलिए परसेप्शन जान गए। अब यहाँ पे कुछ परिभाषा है, कुछ मनोवैज्ञानिक जो थे वुडवर्थ, जैसे वुडवर्थ साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बताया कि प्रतिरक्षीकरण इंद्रियों की सहायता से, अब इंद्रियां आपको नहीं पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, समझिए आँख कान नाक ये सब तो हमारा इंद्रियां ही हैं, तो इन सभी के सहायता से हम किसी पदार्थ या किसी बाह्य चीज़ों के बारे में जानकारी मिलता है। तो यह वुडवर्थ साहब ने कहा, समझ गए। तो वुडवर्थ साहब ने कहा कि हम अपने प्रत्यक्षीकरण में इंद्रियों की सहायता से किसी पदार्थ या किसी बाह्य घटनाओं के बारे में जानकारी करने की एक क्रिया है, यही हमारा परसेप्शन होता है। मतलब सीधा समझिए कि किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, किसी चीज़ के बारे में हमें बोध हो रहा है, मतलब उसके बारे में ज्ञान की प्राप्ति हमें जो होता है परसेप्शन के जरिए ही होता है, समझ गए ना। तो परसेप्शन एक किसी भी चीज़ के बोध कराता है, ज्ञान की प्राप्ति, परिचय करवाता है किसी चीज़ से, समझ गए। तो यही हमारा जो है परसेप्शन होता है, और यह एक मानसिक प्रक्रिया होता है। तो एकदम आसानी से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। परसेप्शन की कुछ विशेषता है, विशेषता क्या है, अलग अलग कुछ प्रमुख विशेषता है, तो चलिए हम विशेषता को भी देखते हैं। परसेप्शन प्रत्यक्षीकरण भी स्मृति, चिंतन, तर्क आदि की भांति ही एक मानसिक प्रक्रिया है। माय डियर, चाहे आपका मेमोरी हो, चाहे थिंकिंग हो, चाहे तर्क रीजनिंग हो, ये सब के सब एक मेंटल प्रोसेस, एक मानसिक प्रक्रिया था। उसी प्रकार से प्रत्यक्षीकरण हमारा मन के द्वारा होने वाला क्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, समझ गए। दूसरा है, कहता है प्रत्यक्षीकरण के लिए उद्दीपक का होना अनिवार्य है, उद्दीपक का अनुपस्थिति में प्रत्यक्षीकरण असंभव है। प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि आपके सामने आप किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो किसी चीज़ के आप बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो वो चीज़ होना ज़रूरी है ना। जैसे हमको मान के किसी जगह के बारे में हमको जानकारी लेना है कि फलाना जगह कहाँ पे है, वहाँ पे क्या क्या विशेषता है, तो उस जगह के बारे में हमको कम से कम कुछ तो आइडिया होनी चाहिए ना कि हाँ फलाना जगह, कम से कम नाम तो याद होनी चाहिए कि हाँ फलाना जगह है, वह कहाँ है, कैसे क्या है। तो यही चीज़ें हैं। इसी प्रकार से कोई और चीज़ें हो सकता है, विषय वस्तु भी, कोई आदमी भी हो सकता है। हम किसी आदमी से किसी आदमी के बारे में पूछेंगे तो कोई एक आदमी तो होना ही चाहिए जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। तो परसेप्शन में स्टिमुलेट उद्दीपक का होना जरूरी है, बिना अनुपस्थिति अगर इसके होता है तो यह असंभव है प्रत्यक्षीकरण। ओके, आगे है, प्रत्यक्षीकरण के द्वारा व्यक्ति को वातावरण में उपस्थित उद्दीपक का तत्कालिक व सार्थक ज्ञान प्राप्त होता है। अब प्रत्यक्षी परसेप्शन के द्वारा व्यक्ति को उसके आसपास उपस्थित जो भी विषय वस्तु है, यानी मीन्स उद्दीपक है, उसका उसी समय सार्थक ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है, मतलब जानकारी मिलता है, समझ गए, किसके द्वारा, प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। ओके, आगे है, ऐसे उद्दीपक जिनके बारे में व्यक्ति को अनुभव या पूर्व ज्ञान है तो उसका प्रत्यक्षीकरण आसान होता है। इसका कहने का मतलब है कि व्यक्ति को अगर पहले से किसी चीज़ के बारे में, किसी विषय वस्तु, किसी भी चीज़ के बारे में पहले से अगर अनुभव है, पहले से ज्ञान है, तो बाद में अगर उसके बारे में हम जानकारी अगर हमें लेना है प्रत्यक्षीकरण के जरिए तो बड़ी आसान हो जाता है, क्योंकि हम पहले से किसी चीज़ के बारे में जाने हैं, बस थोड़ा सा और दिमाग लगा के हम उसके बारे में और सारे चीज़ के बारे में जान सकते हैं। तो प्रत्यक्षीकरण में अगर पूर्व से किसी चीज़ के बारे में ज्ञान और अनुभव है तो प्रत्यक्षीकरण और ज़्यादा आसान हो जाएगा, समझ गए।
जिन उद्दीपक का व्यक्तियों को अनुभव या ज्ञान नहीं होता है उसका प्रत्यक्षीकरण मुश्किल होता है। अब किसी विषय वस्तु के बारे में आपको पहले कभी बताया गया नहीं है या पहले आप कभी कुछ जाने नहीं हैं, तो उसका प्रत्यक्षीकरण अचानक से आप करिएगा तो दिक्कत होगा। मतलब नहीं होता है कि आराम से कोई अगर आपके सामने नए व्यक्ति आ जाए और आप उसके बारे में सोचिएगा कि हम इसके बारे में कुछ चीज़ें जानें, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, समझ गए ना। बहुत कष्ट होगा उसके बारे में जानना, नए व्यक्ति के बारे में। तो और वहीं पर अगर पहले से कोई व्यक्ति आपको, आप जान रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो दोबारा जब मिलिएगा तो उससे और सारा चीज़ जानना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप पहले से बहुत चीज़ जानते हैं उसके बारे में। तो आप जो भी जानना है तो आप डायरेक्टली उससे पूछ भी सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं, समझ गए। आगे चलिए, आगे देखते हैं। छठा पॉइंट, 5 पॉइंट तक बता दिए। छठा पॉइंट आपका कहता है कि व्यक्ति सभी उद्दीपकों का प्रतिरक्षीकरण नहीं करता है, वह केवल उसी उद्दीपक का प्रतिरक्षीकरण करता है जो उसके लिए सार्थक होते हैं या जिन पर उसका ध्यान आकर्षण होता है। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति है सभी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाता है। अगर अचानक से पांच चीज़ें सामने हैं, उसमें से व्यक्ति को जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट लगेगा, सबसे ज़्यादा अपने ओर जो चीज़ें आकर्षित करेगा, व्यक्ति उसी के बारे में ज़्यादा जो है जानने के लिए उत्सुकता रहता है, समझ गए। बाकियों के प्रति व्यक्ति को उतना जानने का दिलासा नहीं रहता है। तो परसेप्शन ठीक उसी प्रकार से है कि व्यक्ति को सभी चीज़ों, सभी उद्दीपकों का प्रतिरक्षीकरण नहीं करता है, वह केवल उसी उद्दीपक का प्रतिरक्षीकरण करता है जो व्यक्ति के लिए सार्थक होता है, जरूरी होता है, या जिन पर उसका ध्यान आकर्षण ज़्यादा होता है, उसका ही प्रतिरक्षीकरण मीन्स उसके बारे में ही जानता है, ज्ञान प्राप्ति करता है, समझ गए, जो उसको जरूरी होता है। फालतू के चीज़ों पर कोई व्यक्ति ध्यान देता है, नहीं देता है। तो यही विशेषता है, मैंने आपको विशेषता बता दिया, परसेप्शन होता क्या है ये बता दिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब किसी भी व्यक्ति को जो परसेप्शन होता है, कितने स्टेप में व्यक्ति को अंदर किसी चीज़ के बारे में जानकारी का प्राप्ति होता है, देख लीजिए। परसेप्शन निम्नलिखित 4 चरणों में, 4 स्टेप्स में पूरा होता है, इसको याद रखना है। एक एक चारों स्टेप आपको ध्यान में रखना है। पहला स्टेप है वातावरण से ज्ञानेंद्रियों द्वारा उद्दीपक को ग्रहण करना। फर्स्ट पॉइंट ये है कि वातावरण से हम अपने ज्ञान इंद्रियां कौन सा है, आँख, कान, नाक, यही सब ना है। अब जैसे मान के हमें किसी चीज़ का, हमें गंध का पता करना है, समझ गए, गंध का नॉलेज लेना है, ठीक है। तो गंध का नॉलेज लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने वातावरण में अगर कहीं मीट बन रहा है तो हम कैसे पहचानेंगे कि मीट का खुशबू है, कैसे पहचानते हैं, ब्रेन हमारा कहता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले उद्दीपक द्वारा हम उसको ग्रहण करेंगे, ज्ञान इंद्रिया के द्वारा। तो हमारा वहाँ पे सूंघने के लिए नाक हमारा जो है, नाक हमारा ज्ञान इंद्रिया हो जाएगा, और उद्दीपक को हम ग्रहण करेंगे, मीन्स वो जो टेस्ट है उसको, जो स्वाद है उसको हम लोग श्वास के जरिए ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा। दूसरा है उद्दीपकों का तंत्रिका आवेगों के रूप में परिवर्तन। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी ज्ञान इंद्रिया है, आँख, कान, नाक, आँख से जैसे देखते हैं किसी चीज़ को हम देखेंगे तो ठीक है, वस्तु हमारे सामने होता है, ठीक है, लेंस उसको ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन हमारे ब्रेन को सिग्नल कौन पहुंचाता है, यही तंत्रिका आवेग, ठीक है, नर्व जो सिग्नल होता है यही हमारा ब्रेन को देता है कि हाँ भाई ये फलाना चीज़ है, तभी हम चीज़ों को ज्ञात कर पाते हैं, ओके। तो दूसरा, उद्दीपक का तंत्रिका आवेगों के रूप में परिवर्तित होता है। तीसरा है उद्दीपकों का तंत्रिका आवेगों के रूप में मस्तिष्क में पहुंचना। अब तीसरा पॉइंट यही होता है माय डियर कि यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, अब वही चीज़ें है कि दूसरा चीज़ में क्या होगा कि उद्दीपकों के तंत्रिका आवेगों के रूप में परिवर्तन होना, मतलब पहले हम ग्रहण करेंगे, ठीक है, ग्रहण करने के बाद तंत्रिका आवेग में उसे परिवर्तित होता है, तंत्रिका आवेग में परिवर्तित होने के बाद उद्दीपक का जो है तंत्रिका आवेगों के रूप में मस्तिष्क में पहुंचना है। यहाँ पे परिवर्तित हो गया तंत्रिका आवेग में, अब वह तंत्रिका आवेग मस्तिष्क में पहुँचता है। और चौथा जो पॉइंट होता है उसमें हम उद्दीपकों का किसी भी विषय वस्तु का प्रत्यक्ष बोध कर पाते हैं, मतलब जान पाते हैं, जानकारी हमें हो पाता है, समझ गए कि हाँ ये फलाना चीज़ रखा हुआ है सामने, ये चीज़ें हैं, समझ गए। तो यही 4 पॉइंट है। पहला है कि वातावरण से ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उद्दीपक को ग्रहण करते हैं, फिर उस दूसरा पॉइंट है कि तंत्रिका आवेग में उसको परिवर्तित होना होता है। तीसरा पॉइंट, जब परिवर्तित हो जाता है तंत्रिका आवेग में तो वह आवेग मस्तिष्क में पहुंचता है। मस्तिष्क में जाने के बाद जो है चौथा है कि उद्दीपकों का प्रत्यक्ष बोध या प्रतिरक्षीकरण हो जाता है, मीन्स किसी चीज़ के बारे में हमें जानकारी मिल जाता है, जो चीज़ें हमारे सामने होता है प्रत्यक्ष होता है, समझ गए। प्रत्यारक्षीकरण मतलब प्रत्यक्ष बोध, मतलब सामने आपके जो है जिस चीज़ को आप बोध करना चाहते हैं वही प्रत्यरक्षीकरण होता है, समझ गए ना। चलिए
अब इन सारे चीज़ों को प्रत्यक्षीकरण को कुछ चीज़ें हैं जो प्रभावित करता है। जैसे आपको सामने कोई वस्तु रखा है तो उसको पहचानने में जो है दिक्कत करता है, समझ गए। कुछ चीज़ें हैं जो प्रभावित करता है, समझ गए। तो चलिए उन कारकों को, उन फैक्टर्स को देखते हैं जो प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन को प्रभावित करता है। ओके, देख लीजिए। मनुष्य द्वारा किया जाने वाला प्रत्यक्ष बोध पर अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है। अब व्यक्ति के द्वारा सामने से किसी चीज़ को अगर बोध कर रहा होता है तो उसमें जो है बहुत सारे अनेक कारक है जो क्या करता है, बोध को क्या करता है, प्रभावित करता है, रोकता है, समझ गए ना। तो उसमें से कुछ कारक प्रत्यक्ष बोध को स्वतंत्र रूप से प्रभावित करता है, कुछ को जो है वह स्थिति विशेष में पाए जाने वाला अंतः क्रियाओं के फलस्वरूप इस क्रिया को प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष बोध को प्रभावित करने वाला विभिन्न कारकों के रूप में 3 भागों में बांटा गया है। मीन्स जो परसेप्शन होता है उस परसेप्शन को प्रभावित करने वाला 3 भागों में विभाजित किया गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा है। तो देख लीजिए, यही 3 है। जैसे एक है व्यक्तिगत कारक, मतलब कुछ ऐसे ऐसे कारक होंगे जो व्यक्ति के खुद के कारण जो है उसको सामने वाला चीज़ के बारे में बोध नहीं हो पाएगा। तो कुछ खुद के कारण होते हैं, व्यक्तिगत कारक होते हैं, जिसको हम लोग देखेंगे भी। कुछ ऐसे कारण होते हैं जो समाज में होने वाला चीज़ें होगा, जो व्यक्ति को किसी चीज़ के बारे में बोध करने में रुकावट आएगा, उससे रोकेगा या प्रभावित करेगा। ओके, तो वह सामाजिक कारकों का भूमिका हो जाता है। तीसरा होगा जो वस्तुगत कारक है, मतलब देखिए परसेप्शन के लिए आपको 2 चीज़ों का होना जरूरी है। पहला तो एक मान गए हम है या आप है, कोई भी एक व्यक्ति जिसको किसी चीज़ के बारे में या कोई चीज़ सामने आ गया तो उसके बारे में जैसे उसको जानकारी लेना है, 2 चीज़ होना चाहिए। एक तो वो खुद होगा, सामने एक वस्तु होगा, या इसी को एस्टिमुलेट कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं, समझ गए। जो सामने कोई चीज़ है और इस चीज़ के बारे में हमें जानकारी लेना है कि हाँ सामने क्या चीज़ है, हमें ब्रेन में कैसे मिलता है कि हाँ फलाना चीज़ है। तो यह कहीं ना कहीं बोध करने के बाद ही हमारा दिमाग में आता है, हम बोध कर पाते हैं, इसका विवरण कर पाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। तो इसको जो है, इसको बोध करने से रोकने वाला 3 कारक होता है। एक तो जो सामने वाला व्यक्ति है इसका खुद का ही कुछ कारण होगा जो इसको सही से बोध करने में दिक्कत करेगा, तो एक तो व्यक्तिगत कारक हो जाएगा। ओके, दूसरा जो होगा वह होगा कि कुछ इस बीच में, जब यहाँ और यहाँ इस बीच में चारों तरफ, चूंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होता है मनुष्य, तो उसके समाज के कुछ ऐसे कारक होंगे, सामाजिक कारक, जो इसको जो है प्रत्यक्ष बोध करने में दिक्कत करेगा। ओके, कुछ ऐसे कारक होंगे जो इस वस्तु जो सामने वाला है, इस वस्तु के ही कुछ ऐसे कारण होंगे जो इस वस्तु के कारण ही हम इस वस्तु को जो है बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं या दिक्कत आता है। तो वह वस्तु के कारण होता है तो उसे वस्तुगत कारक कहते हैं, समझ गए। तो ये 3 कारक है जिसके चलते व्यक्ति को प्रभावित होता है किसी चीज़ को जानकारी लेना, समझ गए। व्यक्तिगत कारक का प्रभाव जो होता है, देख लीजिए सामने है। इसमें प्रत्यक्ष बोध के संबंध में किए गए अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि प्रत्यक्ष बोध की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष बोध करने वाला व्यक्ति से संबंधित कारकों का महत्वपूर्ण प्रभाव है, इसीलिए इसे जो है व्यक्तिगत कारक कहा गया है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति को प्रत्यक्ष बोध करना है उसी व्यक्ति से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रभाव है जो पड़ता है उसके बोध करने पर, जिससे वह प्रभावित होता है परसेप्शन। जैसे शारीरिक आवश्यकताओं का अभाव, इफेक्ट ऑफ फिजिकल नीड, बॉडी को क्या जरूरी है। जैसे मान गए हमारा आवश्यकता क्या है, हमें अगर सामने वाला चीज़ के बारे में आवश्यकता जरूरी नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, हम उसको इग्नोर कर देंगे, हम उसके बारे में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे, जिससे हम उसके बारे में जानकारी नहीं ले पाएंगे, तो वह आधा अधूरा रह जाएगा। तो शारीरिक आवश्यकता का प्रभाव का मतलब है कि हमारे शरीर के लिए सामने वाला जो चीज़ है जिसके बारे में हम बोध करेंगे वह ज़रूरी है या नहीं है। अगर ज़रूरी होगा तो हमारा बॉडी उस पर साथ देगा, मतलब नहीं ज़रूरी है, हमारा शारीरिक आवश्यकताओं के लिए वह नहीं है। तो पहला तो ये हो गया व्यक्तिगत कारक में, जो हमारा शरीर के लिए सही है व नहीं है, ये चीज़ें होता है। मानसिक वृत्ति का अभाव, इफेक्ट ऑफ मेंटल एटीट्यूड। मेंटल एटीट्यूड का मतलब होता है कि नज़रिया, एटीट्यूड मतलब क्या होता है, नज़रिया ना होता है कि आपका नज़रिया कैसा है उस वस्तु के बारे में, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, समझ गए। आपका मानसिक जो है नज़रिया क्या है सामने वाला चीज़ के बारे में जिसके बारे में आप बोध करना चाहते हैं या फिर आप जानकारी लेना, आपको जानकारी होना है। तो मेंटल एटीट्यूड, मानसिक वृत्ति भी किसी व्यक्ति का खुद के लिए खुद का ही होता है, समझ गए। ये भी एक व्यक्तिगत कारण ही हुआ मेंटल एटीट्यूड। इसी नंबर है प्रत्यक्ष बोध की जाने वाली वस्तु के महत्व का प्रभाव।
अब सामने वाला जो वस्तु है उसका कितना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंस है या नहीं है, ये भी बहुत बड़ा फर्क डालता है। मान गए हमारे सामने चार चीज़ें, चार आदमी, चार कोई चीज़ वस्तु है। अब उस चारों में से हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, तो हम उसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेंगे, हम उसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे कि हमको इसी बारे में ज़्यादा अच्छे से जानना है, ज़्यादा इसके बारे में हमको बोध करना है। बाकी तीन को हम लोग साइड कर देंगे। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष बोध की जाने वाली जो सामने वाली वस्तु है उसका महत्व हमारे लिए कितना है, यह भी जरूरी होता है प्रत्यक्ष बोध करने में। समझ गए? आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। अब हम किसी चीज़ के बारे में कितना ज़्यादा पहचान रहे हैं, पहले से पहचानना ज़रूरी होता है। अब मान गए अचानक से कोई अजीबोगरीब चीज़ लाकर आपके सामने रख दे जिसका आप नाम भी नहीं जानते हैं, तो बोध करना, तो उसके बारे में जानना तो दूर की बात है। आप नाम भी नहीं जान रहे हैं इसके बारे में कि ये है क्या, अजीबोगरीब आपके सामने कोई चीज़ें आ जाए तो उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में बोध करना तो दूर की बात है जब आप उसके बारे में पहले से कुछ चीज़ नहीं जाने रहते हैं। तो आइडेंटिटी जो है प्रभावित करता है, पहचान, कि आप किसी चीज़ को पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं। हम जब पहचानेंगे ही नहीं कि हाँ ये कुर्सी है, तो फिर हम कैसे जानेंगे कि हाँ इस कुर्सी का काम होता है बैठना, या बैठने के लिए है, बनाया जाता है, आरामदायक होता है, आराम के लिए बनाया जाता है। तो आपको पहचान, और यह पहचान आपको खुद से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि आप जो है कुर्सी बताएगा कि हाँ हम कुर्सी है, वो आपको अपना जानना पड़ता है, उसके बारे में खुद को आपको बोध करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहचान होनी जरूरी है, जो कि पहचान आपके खुद से ही बनते हैं। समझ गए? छठा है माय डियर एटीट्यूड, अभिवृत्ति। अब प्रत्यक्ष बोध करने वाले व्यक्ति की अभिवृत्ति भी प्रत्यक्ष बोध को प्रभावित करता है। बिल्कुल है। यदि प्रत्यक्ष बोध की जाने वाली वस्तु के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण, नज़रिया, मतलब कैसा विचार है उसके प्रति, अगर ये चीज़ें सकारात्मक है या नकारात्मक है, तो प्रत्यक्ष बोध कुछ बड़ा या अधिक होगा। जिन वस्तुओं के प्रति दृष्टिकोण तटस्थ, न्यूट्रल होता है, उनका प्रत्यक्ष छोटा होता है, क्योंकि व्यक्ति उस पर जाके एक नज़र टिका दिया है। समझ गए? लेकिन कुछ निगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें होता है उस पर व्यक्ति ज़्यादा ध्यान देता है। समझ गए ना? लेकिन कोई न्यूट्रल चीज़ें होता है उस पर कम ध्यान देता है। तो एटीट्यूड भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। छठवां है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अब अभिप्रेरणा मीन्स मोटिवेशन, क्योंकि अभिप्रेरणा लगभग सभी मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। कोई भी मानसिक प्रक्रिया है, चाहे मेमोरी हो, लर्निंग, कुछ भी हो, वह आपको मोटिवेशन प्रभावित करता है। अतः यह एक प्रत्यक्ष बोध को भी प्रभावित करेगा। प्रत्यक्ष बोध के दौरान अभिप्रेरणा का उद्दीपन के चयन एवं गुणों के प्रत्यक्ष बोध पर प्रभावित करता है। तो कुछ व्यक्तिगत कारक है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है ना? आपके सामने में ये चीज़ें दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्रत्यक्ष बोध में समझ गए? प्रत्यक्ष बोध में आपका सब व्यक्तिगत में कौन कौन सा था? व्यक्तिगत कारकों का प्रभाव, मतलब व्यक्तिगत कारण का कौन कौन सा प्रभाव है। ए नंबर है हमारा शारीरिक आवश्यकता का प्रभाव, हमारा शरीर क्या मांग रहा है, क्या आवश्यकता है शरीर को, वो चीज़ें। मानसिक प्रवृत्ति का प्रभाव, मतलब हमारा मानसिक मेंटल एटीट्यूड कैसा है, यह भी प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष बोध की जाने वाली वस्तुओं का कितना महत्व है हमारे लिए, यह भी हमारा एक व्यक्तिगत जो है चीज़ें हैं। आइडेंटिटी, हम किसी चीज़ को कितना पहचानते हैं, तो यह भी हमारा व्यक्तिगत चीज़ें है जो प्रभावित करेगा परसेप्शन को, आइडेंटिटी। एटीट्यूड, यह भी हमारा दृष्टिकोण, हमारा जो है नज़रिया कैसा है किसी चीज़ के लिए जिसको हम बोध करना चाहते हैं, तो एटीट्यूड भी प्रभावित करता है। और मोटिवेशन व्यक्तिगत होता ही है, और यह लगभग सभी मानसिक प्रक्रियाओं में सभी चीज़ों को प्रभावित करता है। तो ये हो गया हमारा मोटिवेशन, चीज़ों को समझ गए। अब हम दूसरे चल रहे हैं, हम लोग दूसरा देखे हैं सामाजिक कारण जो प्रत्यक्ष बोध को प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि अनेक सामाजिक कारक भी प्रत्यक्ष बोध को प्रभावित करता है। कौन कौन? पहला है सामाजिक मानक या मनोवृत्ति, सोशल नॉर्म या एटीट्यूड। समाज में पाए जाने वाले विभिन्न मानक या नियम व्यक्ति के प्रत्यक्ष बोध को प्रभावित करता है। सामाजिक मानक और मनोवृत्ति का मतलब है कि कुछ ऐसे सोशल नॉर्म्स होते हैं, एटीट्यूड होते हैं, जो व्यक्ति के जो है क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है उसके सामने वाले स्टिमुलेट, उद्दीपक के बारे में बोध करने में। ठीक है? तो सामाजिक मानक और मनोवृत्ति भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। समझ गए? प्रोपगेंडा, प्रचार,
जिन वस्तुओं का अधिक प्रचार किया जाता है उनका प्रत्यक्ष बोध भी तेजी से होता है। मतलब व्यक्ति उसके बारे में जानने का दिलचस्पी ज़्यादा होता है, जिसके बारे में समाज में प्रचार ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रचार एक विशेष प्रकार की मानसिक तत्परता उत्पन्न कर देता है। तत्परता उत्पन्न कर देता है, व्यक्ति को दिलासा जगने लगता है कि भाई इस चीज़ का प्रचार हो रहा है तो एक बार ज़रूर जो है हमें जानना चाहिए इसके बारे में। और व्यक्ति जो है प्रोपगंडा के थ्रू जो है व्यक्ति को ज़्यादा जो है इंटरेस्ट उत्पन्न कर देता है, रुचि उत्पन्न कर देता है, जिससे जो सामने वाला परसेप्शन होता है प्रभावित होता है। समझ गए? यानी व्यक्ति ज़्यादा प्रचार प्रसार किसी चीज़ के बारे में, सीधा समझिए किसी फिल्म के बारे में बहुत ज़्यादा प्रमोशन होता है तो व्यक्ति उस फिल्म को बहुत ज़्यादा देखने जाता है। जिस फिल्म का ज़्यादा हाइप होता है, कहता है कि इसमें क्या है भाई, क्या नया किया गया है, चलो बहुत प्रचार ज़ोरों शोर से किया गया है, आखिर देखते हैं क्या है इसमें कुछ नया। तो एक प्रोपगंडा प्रचार भी किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष बोध करने में मदद करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रचार एक विशिष्ट प्रकार के मानसिक तत्परता उत्पन्न कर देता है, जिससे हमको और आपको लगेगा कि भाई प्रचार किया है ज़ोरों शोर से तो कुछ न कुछ तो ज़रूर विशेष होगा, चलो देखते हैं। तो प्रचार आगे है सामाजिक सुझाव, सोशल सजेशन। प्रत्यक्ष बोध की क्रिया पर समाज के अन्य लोगों द्वारा किए गए सुझावों का भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए धरती गोल है और यह अपनी धुरी पर जो है घूमती है, ऐसा वैज्ञानिक ने समाज को बताया और समाज ने इसी मान्यता दी और इसी सुझाव को अपनाया। सामाजिक सुझाव, अब मानिए सामाजिक सुझाव, जैसे कुछ वैज्ञानिक ने ये चीज़ें कह के चला गया कि भाई धरती गोल है और यह अपने एक्सिस पर जो है लगातार नाचती घूमती हुई रहती है, तो ऐसा वैज्ञानिक किसी ने अपना धारणा देकर चला गया, वैसे ही परसेप्शन को हम लोग लेकर ढो रहे हैं, चाहे भले ही वह गलत क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं यह हमारे समाज का ही देन है, जिसको हम लोग आज तक ये चीज़ मान के चल रहे हैं। हमें ज्ञान है कि इससे जो है पृथ्वी गोल है और यह अपने अक्ष पर घूम रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह एक धारणा है, लोगों के बीच में परसेप्शन है, ये ज्ञान कहिए या जो भी कहिए, कि लोगों को लगता है कि पृथ्वी गोल है और अपने धुरी पर कंट्रोल गति कर रहा है। समझ गए? तो यह समाज में दिया गया ही एक परसेप्शन है जिसको लोग अभी तक फॉलो करके चलते हैं। समझ गए? तो यह एक सामाजिक कारण है जो आपके इसको प्रभावित करता है। सामाजिक कारण में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस सामाजिक मानक और मनोवृत्ति, प्रचार, सामाजिक सुझाव याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा है, अब सामने वाला जो वस्तु है उसी से रिलेटेड कोई चीज़ें हो सकता है जो आपको प्रभावित करेगा उसी वस्तु को जो है बोध करने में। जैसे वस्तु का रंग, अब मानिए वस्तु का रंग उसकी पृष्ठभूमि के तुलनात्मक रंग वस्तु के प्रत्यक्ष बोध को प्रभावित करता है। अब जो ऑब्जेक्ट कलर होता है वह बिल्कुल वस्तु को प्रभावित करता है बोध करने में, ठीक है। ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। वस्तु की स्थिति, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अब वस्तु सामने वाला है, स्टिमुलेट है, वह किस स्थिति में है, समझ गए, यह भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। चलते हुए व्यक्ति के हाथ में बंधी हुई घड़ी में समय देख पाना एक स्थिर अवस्था में लटकी हुई दीवार घड़ी से समय देख पाने की तुलना में अधिक मुश्किल होता है। मानिए एक व्यक्ति है, हाथ में घड़ी पहना है लेकिन आपको टाइम देखना है और आप उसको कह भी नहीं सकते हैं कि हाँ घड़ी में टाइम बताइए, आप और देखना चाहते हैं उसके बिना कहे हुए, और वो अपने हाथ को जो है घुमा कर चल रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको देखना मुश्किल होगा, किसके तुलना में, कि एक घड़ी स्थिर में रहेगा उसके तुलना में। तो कहीं ना कहीं वस्तु की स्थिति प्रभावित कर रहा है, क्योंकि अभी वस्तु मोशन में है तो उसको आप जो है नहीं देख पाएंगे, टाइम को नहीं पहचान पाएंगे, ज्ञान नहीं हो पाएगा टाइम के बारे में। लेकिन वहीं पर अगर एक घड़ी रखा हुआ है, स्थिर है, तो आप उसको आसानी से देख कर बता दें 9 बज रहा, 8 बज रहा, 7 बज रहा, यानी आपको समय के बारे में जानकारी हो जाएगा। कब? जब वस्तु स्थिर है। तो समझ गए? तो वस्तु का स्थिति जो है प्रभावित करता है वस्तु के ही। समझ गए? सी है प्रदर्शन कला। कोई वस्तु प्रत्यक्ष बोध करने वाली व्यक्ति की आंख के सामने जितने अधिक समय के लिए रहती है उसका प्रत्यक्ष बोध उतना ही स्पष्ट होता है। जैसे कि मानिए आपके फिल्म में जाते हैं, फिल्म देखते हैं, लेकिन फिल्म में जो सीन सबसे तगड़ा रहता है वो आपके दिमाग में कैसे सेट हो जाता है, डायलॉग कैसे सेट हो जाता है, क्योंकि वह आपके सामने जो है इस तरीक़ा से प्रेजेंट किया है जिसको आपको माइंड में बैठ गया है, उस पार्ट को, उस सीन को। तो वह एक परसेप्शन आपके दिमाग में बन गया है, क्योंकि वह सीन जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा, और वह जितने समय तक आपके सामने रहेगा उतने समय तक जो है आपको बोध बन जाएगा। समझ गए? बोध अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। डी नंबर है वस्तु का आकार। अब जो छोटा वस्तु है और यह बड़ा वस्तु है, तो सबसे पहले हमारा ध्यान ही बड़े वस्तु पर जाएगा। एक छोटा सा पत्थर है और एक बड़ा सा पत्थर है, तो दूरी से हम देखेंगे तो बड़ा वाला पत्थर जल्दी दिखेगा, छोटा वाला नज़दीक जाएंगे तो दिखेगा। तो कहीं ना कहीं वस्तु का आकार जो है व्यक्ति को प्रभावित करता है, यानी प्रायः देखा जाता है कि छोटे उद्दीपक की तुलना में बड़े उद्दीपकों का ज़्यादा स्पष्ट व शीघ्र प्रत्यक्ष बोध होता है, क्योंकि वह क्लियर और स्पष्ट दिखता है दूर से भी। समझ रहे हैं?
ई नंबर है व्यक्ति उद्दीपन की नवीनता, नोवेलिटी ऑफ स्टिमुलस, मतलब वस्तु के नवीनता। यदि किसी उद्दीपक का या वस्तु का बार बार प्रत्यक्ष बोध हो तो प्रत्यक्ष बोध अधिक स्पष्ट एवं शीघ्र होता है अपेक्षाकृत पहली बार उद्दीपक के प्रत्यक्ष में। अगर आपके सामने कोई फर्स्ट टाइम कोई व्यक्ति आता है और वही व्यक्ति अगर आपको 2 बार 3 बार मिल लिया हुआ होता है तो आपको ज़्यादा किस समय आपको उसके लिए आसानी होगा जानना, सेकेंड टाइम जब आप 2-3 बार मिल लिए होते हैं। फर्स्ट टाइम आपको बहुत सारे चीज़ के बारे में जानकारी नहीं हो पाता है, समझ गए, वहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है, तो फर्स्ट टाइम में जानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और वही अगर व्यक्ति आपके सामने 2 बार 3 बार आ जाए तो आप उसके बारे में बड़ी आसानी से बता देते हैं कि वो फलाना टाइम मिले थे ना आपसे, ये है, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं जिसको प्रभावित करने वाला कारक को मैं एक बार और आपके सामने जो है क्लियर कर देता हूँ। एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पे, ये सारा के सारा जो है देखिए, प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाला 3 कारक, व्यक्तिगत कारक, सामाजिक कारक, वस्तु कारक, समझ गए। अब वस्तुगत कारक में जो है वह वस्तु से रिलेटेड है, जैसे आपके कौन सा किस प्रकार के आपके बॉडी को आवश्यकता है, शारीरिक आवश्यकता का प्रभाव, मानसिक वृत्ति, आपका मन जो है किसी चीज़ के प्रति आपका नज़रिया, एटीट्यूड कैसा है वस्तु के बारे में, तो मानसिक वृत्ति का प्रभाव, प्रत्यक्ष बोध को जानने वाला वस्तु जो है उसका कितना महत्व है आपके लिए, यह भी महत्वपूर्ण है। आइडेंटिटी, आप कितना चीज़ों को पहचान रहे हैं आप व्यक्तिगत रूप से जानिए, तभी जाके आप अच्छे से कर पाएंगे जो है परसेप्शन। एटीट्यूड, दृष्टिकोण, नज़रिया आपके लिए कैसा है किसी सामने वाले वस्तु का जिसको बारे में आप बोध करना चाहते हैं, समझ गए। मोटिवेशन तो लगभग सभी जो है विशेष सभी चीज़ों को प्रभावित करता है। दूसरा है सामाजिक कारक, समाज में होने वाला कुछ कारक है जो आपके जो है बोध को प्रभावित करता है, जैसे सामाजिक मानक और मनोवृत्ति, समाज में जो चीज़ें मानते हुए लोग आ रहा है वो चीज़ और मनोवृत्ति प्रभावित करता है। प्रचार, जिस चीज़ का प्रचार सबसे ज़्यादा है उसके बारे में लोग जल्दी बहुत ज़्यादा अच्छे से जानना चाहता है, समझ गए। सी है सोशल सजेशन, सामाजिक सुझाव कि जैसे एक वैज्ञानिक कह के चला गया है समाज में कि पृथ्वी गोल है, वो घूम रहा है, तो हम लोग अभी तक उसके परसेप्शन को मानते चले आ रहे हैं, ठीक है। तीसरा है प्रत्यक्ष बोध में कुछ वस्तुगत कारक होते हैं। वस्तुगत कारक में जैसे वस्तु का रंग, वस्तु का स्थिति, वस्तु का प्रदर्शन कला, वस्तु का आकार, उद्दीपन का नवीनता, मतलब कितना ज़्यादा जो है सामने वाला वस्तु नया है, यह भी प्रभावित करता है, ठीक है। तो यह प्रत्यक्ष बोध प्रत्यक्षीकरण को यहाँ पे ख़त्म हो गया। टोटल इंग्लिश यहाँ पे प्रत्यक्षीकरण का दे रखा है, तो जो भी डियर है आप अच्छे से इसको पढ़िए, इंग्लिश हिंदी सब में दे रखा है ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ओके, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा। तो धन्यवाद।